नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परसेंटेज प्रो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप इंग्लिश ग्रामर की नींव कह सकते हैं, इसे इसकी जड़ कह सकते हैं। जिस तरह एक मजबूत और ऊंची इमारत के लिए गहरी नींव डालने की जरूरत होती है, जिस तरह एक बड़े और घने वृक्ष के लिए गहरी और मजबूत पकड़ वाली जड़ का होना आवश्यक है, ठीक उसी तरह इंग्लिश ग्रामर में एक अच्छी और मजबूत पकड़ के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में महारत हासिल होनी चाहिए और मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे यह विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा और आपको पता ही है कि अधूरा ज्ञान होने से अच्छा है कि वो ज्ञान आपके पास ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं। उन शब्दों के कार्य वाक्य में अलग अलग होते हैं। अंग्रेजी भाषा के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों में बांटा गया है। इन बांटे हुए भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं तथा यह सभी भाग 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नाउन यानी संज्ञा, नंबर 2 प्रोनाउन यानी सर्वनाम, नंबर 3 एडजेक्टिव यानी विशेषण, नंबर 4 वर्ब यानी क्रिया, नंबर 5 एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, नंबर 6 आर्टिकल्स यानी शब्द वर्ग, नंबर 7 प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय, नंबर 8 कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय, नंबर 9 इंटरजेक्शन यानी विषमयादि बोधक अव्यय। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पीच यानी कलेक्शंस ऑफ सेंटेंसेस या वाक्यों का समूह। हम दिन भर में जो भी बातें या कन्वर्सेशन करते हैं उसे स्पीच कहते हैं तथा पार्ट्स यानी भाग। हमारी बात में जितने भी वर्ड्स या शब्द इस्तेमाल होते हैं उन सभी के अपने अपने कार्य होते हैं, सभी के अपने अपने मतलब होते हैं। इसलिए उन सभी शब्दों को उनके कार्य के अनुसार 9 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक सेंटेंस लेते हैं। अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि गुजरात क्या है तो जवाब होगा नाउन। अब नाउन में भी कौन सा नाउन, तो जवाब होगा प्रॉपर नाउन। इज क्या है, यह एक वर्ब है। कौन सा वर्ब, यह एक हेल्पिंग वर्ब है। अ क्या है, यह एक आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल, तो यह एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। उसी तरह रिच क्या है, यह एक एडजेक्टिव है तथा इसकी कैटेगरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। स्टेट क्या है, यह एक नाउन है तथा इसकी कैटेगरी कॉमन नाउन है। इसी तरह एग्जाम्स में भी आपको सेंटेंस करेक्शन एक्सरसाइजेस में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं और आपको हर एक वर्ड्स की सही जानकारी देनी होती है। इसलिए जितनी ज्यादा आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप माहिर होते चले जाते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के 9 भाग क्यों लिए हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के तो केवल 8 भाग ही होते हैं तथा कई जगह आपको 9 भागों का भी वर्णन मिलता है। लेकिन 9 भाग होने का कारण क्या है यह नहीं पता। तो दोस्तों, यहाँ एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारी किताबों में पार्ट्स ऑफ स्पीच के केवल 8 भागों का ही वर्णन मिलता है तथा आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं माना गया, क्योंकि ट्रेडिशनल ग्रामर में आर्टिकल्स को अलग रखा गया था, परंतु मॉडर्न ग्रामर में इसे डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखा जाता है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं ये हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। मेरी नजर में भी आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी बोलचाल के दौरान कई बार हम इसे अपने वाक्यों में जरूरत के अनुसार शामिल करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं केवल आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की 9 भागों की हल्की जानकारी दूंगा, लेकिन आने वाले वीडियोस बहुत कमाल के होंगे। आप बहुत खुश भी होंगे और मैं एक एक भागों को पूरे डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत नंबर 1 नाउन यानी संज्ञा से करते हैं। दोस्तों, नाउन क्या है? मैं इसे आसान भाषा में कहता हूँ, नाउन मीन्स नेम। जी हाँ, बस इतना ही। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सभी के अपने अपने नाम हैं, चाहे उसे हम देख और छू सके या केवल महसूस कर सके। उनके नाम से ही उनकी पहचान है, जिसे हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, रिवर, कंट्री, बॉयज, स्टार्स, गोल्ड, वाटर, मिल्क, क्लास, कमिटी, कमिटी यानी समिति, ऑनेस्ट यानी ईमानदारी, ब्यूटी एटसेट्रा। नंबर 2 प्रोनाउन यानी सर्वनाम। इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इसे संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मोहन मेरा दोस्त है, मोहन लंबा है, मोहन के पापा एक टीचर हैं। अब जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में बार बार मोहन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि सुनने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसके स्थान पर हम कह सकते हैं मोहन इज माई फ्रेंड, ही इज टॉल, हिज फादर इज ए टीचर। यहाँ पहले सेंटेंस मोहन इज माई फ्रेंड में हमने कुछ भी बदलाव नहीं किया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस में किसकी बात हो रही है। बचे हुए सेंटेंस में मोहन, जो कि एक नाउन है, उसके स्थान पर हमने ही तथा हिज का इस्तेमाल किया। ये ही तथा हिज ही हमारा प्रोनाउन है। तो अब अगर सेंटेंस पूरा करें तो हमारा सेंटेंस होगा मोहन मेरा दोस्त है, वो लंबा है, उसके पिताजी एक टीचर है। नंबर 3 एडजेक्टिव यानी विशेषण। दोस्तों, शुरू करने से पहले यहाँ वाक्यों पर नजर डालिए। जैसे राधिका इज ब्यूटीफुल, इट इज रोटेन एग। रोटेन एग यानी सड़ा हुआ अंडा। ही वॉज एन ओल्ड मैन।
यहाँ सेंटेंसेस में आई, ब्यूटीफुल, रोटेन तथा ओल्ड पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि ये सारे शब्द वाक्यों में नाउन तथा प्रोनाउन की विशेषता बतला रहे हैं। नाउन यानी नाम, जैसे राधिका इज ब्यूटीफुल में राधिका नाउन है, तथा प्रोनाउन यानी संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे इट इज रोटेन एग में इट तथा ही वॉज एन ओल्ड मैन में ही प्रोनाउन है। यहाँ इनकी विशेषता ब्यूटीफुल, रोटेन तथा ओल्ड जैसे शब्दों के माध्यम से बतलाई जा रही है। इन्हें ही एडजेक्टिव यानी विशेषण कहा जाता है। नंबर 4, वर्ब यानी क्रिया। वर्ब मीन्स वर्क, इट शोज एक्शन, स्टेट एंड ऑनरशिप अबाउट अ सब्जेक्ट। सेंटेंसेस के फॉर्मेशन यानी गठन में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कर्ता द्वारा किसी कार्य के होने, उसके अधिकार तथा अवस्था का बोध कराता है। जैसे राम इज ईटिंग मैंगो में इज ईटिंग, वी आर वॉकिंग में आर वॉकिंग तथा आई रीड अ बुक में रीड जैसे शब्दों पर विचार करने से सब्जेक्ट यानी राम, वी तथा आई द्वारा किसी काम के होने का बोध होता है। ठीक उसी प्रकार राम इज 2 years ओल्ड तथा राहुल इज इंजीनियर में इज के माध्यम से सब्जेक्ट यानी राम और राहुल की अवस्था का पता चलता है। वाक्य में राम 2 साल का है तथा राहुल एक इंजीनियर है, यह उनकी अवस्था है। उसी प्रकार आई हैव अ न्यू कार में हैव तथा राधिका हैज 2 sarees में हैज जैसे शब्दों के प्रयोग से सब्जेक्ट यानी कर्ता के अधिकार का पता चलता है। नंबर 5, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है। जैसे क्रिया यानी वर्ब तथा विशेषण यानी एडजेक्टिव। वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में हमने जान लिया है, अतः हम यह कह सकते हैं क्रिया की विशेषता बतलाने वाले तथा इसके साथ विशेषण और क्रिया विशेषण का अर्थ बदलने या उस पर जोर देने वाले शब्दों को एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज वर्ड दैट क्वालिफाइज, मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही टॉक्स यानी वो बात करता है। यहाँ अगर हम टॉक्स के बाद फ्रैंकली शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ बदल जाएगा तथा इसका अर्थ होगा वह खुलकर बात करता है। यहाँ हमने वर्ब यानी टॉक्स को मॉडिफाई कर दिया था तथा उसका अर्थ बदल दिया। यहाँ फ्रैंकली शब्द ही हमारा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है। अब अगर हम टॉक्स तथा फ्रैंकली के बीच वेरी शब्द का प्रयोग करें तो फिर से इसका अर्थ है वह बहुत खुलकर बात करता है हो जाएगा। और फ्रैंकली जो कि हमारा एडवर्ब है, इसके साथ साथ वेरी शब्द भी एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि इसके प्रयोग करने से ही हमारा फ्रैंकली शब्द भी मॉडिफाई हो गया तथा जिन शब्दों के प्रयोग से एडवर्ब भी मॉडिफाई हो जाए वह शब्द भी एडवर्ब कहलाएगा। जैसा कि डेफिनेशन में कहा गया है, अब ही जो हमारा सब्जेक्ट है वो पहले तो खुलकर बात करता था लेकिन अब बहुत ज्यादा खुलकर बात करता है। आप ऐसी गलती मत करिएगा। नंबर 6, आर्टिकल्स यानी एक शब्द वर्ग। हमने कई बार किसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स लिखने की बातें सुनी है, लेकिन यहाँ हम जिस आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। एन तथा दा को ही आर्टिकल्स कहते हैं। एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स यानी अनिश्चित एक शब्द वर्ग तथा दा को डेफिनेट आर्टिकल्स यानी निश्चित एक शब्द वर्ग कहा जाता है। एन का अर्थ एक या कोई होता है, परंतु दा का कोई अर्थ नहीं होता। दा का उच्चारण कभी दी और कभी द भी होता है, जैसे द सन, द मून। लेकिन मूवीज के लिए हमेशा दी एंड। ऐसा होने का कारण क्या है यह हम आर्टिकल्स के वीडियो में पूरे विस्तार से समझेंगे। नंबर 7, प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय। देखिए, जो शब्द नाउन तथा प्रोनाउन के पहले आकर दूसरे वाक्यों या शब्दों के साथ उसके संबंध तथा उसकी पोजीशन यानी उसकी स्थिति को दर्शाता है उसे प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ आर्टिकल्स को छोड़कर सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे एट, इन, ऑन, ओवर, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, ऑफ, बिलो, अंडर एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम ऑन द रोड, आई विल कम बिफोर यू। नंबर 8, कंजंक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय। दोस्तों, जिन शब्दों की मदद से हम किसी अलग अलग शब्दों और वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उसे कंजंक्शन या समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे एंड, बट, बिकॉज, इफ, व्हेन, सो एटसेट्रा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, अवी एंड शिवू आर फ्रेंड्स, आई हैव बाइक बट यू हैव कार। अगला नंबर 9 और हमारा आखिरी भाग है इंटरजेक्शन यानी विषमयादिक बोधक अव्यय। दोस्तों, जब भी हम बहुत खुश, उदास या आश्चर्यचकित होते हैं तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए इंग्लिश में हम कुछ शब्द यूज करते हैं, जैसे ओह, ब्रावो, हुर्रे, वाओ, हे, आउच एटसेट्रा। एग्जाम्पल है, हुर्रे, वी वॉन द मैच, हे, हाउ आर यू। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। इसकी डेफिनेशन आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो किस पर बनाऊं। दोस्तों, यह मेरी पहली वीडियो थी। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप व्यूअर से मेरी दुनिया हो। इस चैनल को आपकी जरूरत है, इसे ग्रो करने में मेरी मदद करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। नमस्कार।